हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th के भौतिक विज्ञान में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। वैसे ये लेसन पहले पढ़ाया जा चुका है। कुछ बच्चों द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो है पूछे गए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में इसको फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा, तो वही करवाया जाएगा। तो इस लेक्चर में केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो बाकी आप पिछले लेक्चर से आप पढ़िए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, इसमें वही उतने क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वही डेरिवेशन करवाए जाएंगे जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले आप बायो-सेवर्ट का नियम देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेसन की शुरुआत ही इसी से है, तो बायो-सेवर्ट का नियम। चलिए शुरू करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें बताया, इसमें मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही, यहाँ पर सूक्ष्म खंड काट लिया गया dl। ठीक है, क्या dl, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया p, ये हो गया आपका कितना r डिस्टेंस पर है। मान ली p पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक, देखिए बायो-सेवर्ट का लॉ जो है वो इसलिए बताया गया कि किसी भी तार की वजह से, किसी भी आकृति मतलब किसी भी कण की वजह से उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको क्या करना है, कण नहीं, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक, ये बात आपको ऑस्टेड ने अपनी प्रयोग में बताई थी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसके निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये बात बायो-सेवर्ट ने बताई थी। ठीक है, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया, बायो-सेवर्ट ने कहा कि किसी बिंदु पर, किसी तार के निकट, ठीक है, किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, इसका मान चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म खंड के कारण निकालना है तो सूक्ष्म खंड होगा यहाँ पर dB। ठीक है, सूक्ष्म खंड dB, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सूक्ष्म खंड में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा कि किसी बिंदु पर, बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा कि किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है dB, भाई ये dl है और ये सूक्ष्म खंड यहाँ पर है, तो सूक्ष्म खंड के कारण तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, सूक्ष्म होगी। ठीक, तो इस सूक्ष्म खंड के कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र dB है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होती है, I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, साथ में उन्होंने बताया कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सूक्ष्म खंड की लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब इसमें जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना चुंबकीय क्षेत्र इस पर होगा, या इस खंड की लंबाई जितनी लेंगे वो भी आपका ये उतना ही ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बताई, ठीक, कि सूक्ष्म खंड, ठीक है, ये पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट उन्होंने क्या बताया देख लेंगे। ठीक है, कि सूक्ष्म खंड में प्रवाहित धारा के क्या होता है, सूक्ष्म खंड में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, सेकंड क्या बताया उन्होंने, कहा कि सूक्ष्म खंड की लंबाई, सूक्ष्म खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई, ठीक है, देखते हैं तीसरी बात, थर्ड बात उन्होंने क्या बताई। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म खंड, इस लाइन पे ध्यान देना, सूक्ष्म खंड, ठीक, तथा P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, थर्ड नंबर क्या बताई, ठीक है, देखिए थर्ड नंबर बात बताई कि सूक्ष्म खंड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के। यहाँ पर लिखेंगे सूक्ष्म खंड तथा P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती
होता है, ठीक है। मतलब डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई किस था, आर स्क्वायर, ठीक है। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, हाँ, सूक्ष्मखंड और पी को मिलाने वाले बीच की दूरी के वर्ग के क्या, हाँ, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1 बाई किसके, आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, आई और क्या लिखेंगे, डी एल साइन थीटा अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, ये लिख लेंगे, ठीक। तो जब इन सब को साथ में लिखेंगे तो हम टोटल अगर ये हटाएंगे तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वो हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। ये बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक। जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -7। ये आपका जो है क्या है आपका नियतांक है, ठीक है, नियतांक है एक। इस नियतांक में जो म्यू नॉट दिया गया है, जो म्यू नॉट दिया गया है, ये है आपकी निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ये है आपकी, ठीक। इसकी वैल्यू ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये था आपका बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बायो सेवर्ट लॉ हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र के जो है मात्रक और बीमा कुछ निकालेंगे, या म्यू नॉट का मात्रक और बीमा निकालेंगे, ठीक। तो देखो आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट का मान, मात्रक व बीमा, इतनी चीज़ें लिखेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछा जाता है आपसे। तो देखिए आपने पढ़ रखा भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -7। अगर यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू देखो तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कैलकुलेशन कर देंगे वैल्यू रख के, म्यू नॉट का मान निकल आएगा, ठीक। आप पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो मान हो गया, मात्रक निकल देखते हैं म्यू नॉट का मात्रक। अगर मात्रक की बात करूँ तो देखो फार्मूला क्या पढ़ा आपने, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर आई डी एल और पढ़ा आपने साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो साइन थीटा का तो कोई मतलब नहीं है ना, वो कौन है, अगर थीटा और 90 लेके मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, आई डी एल और अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। आपको म्यू नॉट का चाहिए, सारे कैलकुलेशन कर लीजिए, म्यू नॉट ट्रांसफ़र कर लीजिए, डी बी इज इक्वल टू डी बी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आई इंटू कितना, डी एल, सारा मान रखो। डी एल देखो डी बी का मान क्या होता है, न्यूटन बटे में एम्पियर इंटू मीटर। 4 पाई कोई मतलब ही नहीं है, आर का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, है ना, 4 पाई कोई मतलब नहीं है, मीटर स्क्वायर। आई का हो गया आपका एम्पियर और फिर डी एल का हो गया आपका मीटर, ठीक। सारा कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आएगा, मीटर से ये मीटर से स्क्वायर कट गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट का आपका मान आ गया, ठीक है, न्यूटन पर क्या, एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब इसकी बीमा अगर निकालनी है, बीमा कैसे निकाल देंगे, देखो बीमा की बात करें तो न्यूटन है तो इसका मतलब आपका हो गया m/t-2 और बटे में एम्पियर है तो एम्पियर आप जानते हैं, ठीक है, एम्पियर का ए से लिखा जाता है, एम्पियर स्क्वायर है तो A2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m/t-2 A-2। तो ये हो गया आपका मान मात्रक और बीमा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूछा जाता है, ठीक है। म्यू नॉट का मान आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर सब आएगा, ठीक है। अब बायो सेवर्ट का दूसरा टॉपिक क्या है, बायो सेवर्ट का वेक्टर रूप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो सेवर्ट का वेक्टर रूप, ठीक है। ये सिर्फ मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो बच्चों ने प्रश्न किया है, ठीक है, उसके बारे में है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि बायो सेवर्ट का वेक्टर रूप, देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और कितना, साइन थीटा।
अपॉन में कितना आर स्क्वायर। देखिए आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको यहाँ पर वेक्टर चाहिए तो आप इसको लिख लीजिए डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, आई एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है तो इसको लिख लीजिए कितना, देखिए इसको लिखिए डी एल, क्या लिखेंगे यहाँ पर डी एल और आर साथ में कितना साइन थीटा, मतलब ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अब आप इसको लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या लिख सकते हैं आई, ठीक, डी एल वैक्टर क्रॉस कितना आर वेक्टर बटे में कितना आर क्यूब, ठीक, स्पेशली इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर का क्यूब, खत्म काम, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक, हटाए इसको। अब है आपका चलिए देखिए आगे है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध। अगला टॉपिक है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आपने पढ़ रखा है म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक। एक चीज़ और पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ प्लस का इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, म्यू नॉट अपान 4 पाई बटे में आएगा तो इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा बटे में 1 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 बटे 9 × 10⁻9, ठीक। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और ये अगर नीचे चला आएगा तो 1/9 × 10⁻7 है, नीचे आएगा जुड़ जाएगा तो 10 की घात कितना 16, क्रॉस मल्टीप्लाई ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 को लिखो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सी का मान निकल आया 1/√म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, नोट करिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब है आपका आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सभी लोग आता है, ठीक है। दाएं हाथ की हथेली के नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये तार है, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ऐसे अंगूठा रखेंगे, ऐसे टर्न कराएंगे, उंगलियों की नोक जिस तरफ जाएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर यही पॉइंट यहाँ पे लिया गया तो इधर की ओर, यहाँ पे लिया गया तो डायरेक्शन किधर की ओर, बाहर की ओर। यहाँ पे लिया गया तो देखो ऐसे ऐसे अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, मान लो यहाँ पे ज्ञात करना तो ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी अगर लगाएंगे तो ऐसे पेच लगाएंगे तो जिधर को उंगली घूमेगी, ठीक है, उंगली ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो सीधा से कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, अंगूठे को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रखिए और उंगलियों को घुमाना शुरू करिए। जहाँ पे जिस बिंदु पे, जैसे इस बिंदु पे अगर फाइंड करना है यहाँ पे तो ऐसे नोक, देखो उंगलियों की नोक इधर की ओर जा रही है, यहाँ पे फाइंड करना तो इधर की ओर जा रही है, अंदर की ओर, इधर इधर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल आई। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में है भी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। परिमित लंबाई के, ठीक, पहला एप्लीकेशन जो है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक। चलिए देखते हैं, ये है आपका परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता। हाँ, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। माना एक एल लंबाई का जो है, पूरा लंबाई कितना है, लेंथ कितनी है, एल लंबाई का ए बी एक चालक तार है। इसके निकट यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। सेंटर पर नहीं है, याद रखिएगा। ये कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। सूक्ष्मखंड मैंने यहाँ पे काट लिया डी एल, इसको कह लो सी और डी, इसको कह लो सी और कितना डी, ये पार्ट हो गया ओ। ये सूक्ष्मखंड है डी एल, इसको मिला दो, मिला दिया। ये कोण मैंने थीटा मान लिया, ये कोण क्या मान लिया, थीटा। थोड़ा एंगल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंगल को मैं लिख लूँगा, ज़्यादा थ्योरी लिखनी नहीं है, तो एंगल लिख लूँगा ओ पी और डी। क्या लिख लूँगा, ओ पी डी। एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, थीटा। क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। अब इनके दोनों कॉर्नर्स को मिला देंगे हम ऐसे, एक ये मिला लिया और ये कोण यहाँ से मान लिया, इसके इस वाले तार से ये वाली डिस्टेंस है आपके पास फाई 1, ठीक है। और ये वाले डिस्टेंस को मिला दिया ऐसे, और इस तार से ये वाली डिस्टेंस है आपके पास फाई 2, है ना। ये कितना है आपका फाई 1, मतलब ये जो है एंगल थीटा नहीं, ये एंगल लेंगे हम कहाँ से, एक ये वाला लेंगे और एक ये एंगल यहाँ से नहीं लेंगे। ये एंगल यहाँ से है फाई 1 और यहाँ से है फाई 2। ये एंगल, ये इधर को नापा गया, ये इधर को नापा गया, उल्टा, ठीक। एक एंगल इधर, एक एंगल उधर नापा गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए हमें ये पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चित्र सबको समझ में आया, ठीक है। चित्र सबको आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ाते हैं। सपोज दैट, देखिए आपने ये मान लिया कि यहाँ से एल लेंथ पर है, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है, ये वाली एल लेंथ की है ना। एल लेंथ है, कैपिटल एल पूरे तार की लंबाई है, ठीक। तो पहले इस सूक्ष्मखंड सी डी के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सूक्ष्म खंड सी डी के कारण, सी डी के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो सूक्ष्मखंड है, डी बी इज इक्वल टू μ0/4 आई डी एल और साइन, अभी थीटा का लफड़ा है। अगर मैं इस डिस्टेंस को आर कह लूँ, इस डिस्टेंस को क्या कह लूँ, आर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब देखो थीटा कौन सा होगा, ये सोचिए ज़रा। अगर ये कोण थीटा है, ये कोण कितना है 90, तो ये वाला कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये साइन, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं है भाई। ये थीटा है, त्रिभुज ओ पी और डी में ध्यान दो, ओ पी डी में ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा कितना भाई 90 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा भाई। 90 प्लस 90, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये 90 और प्लस थीटा 180 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना बचेगा आपका थीटा। ये एंगल देख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये बचा कितना आपका डी बी इज इक्वल टू μ0 कितना 4 पाई, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आई डी एल और कितना कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर। अभी भी देखो इसमें आर भी वेरिएबल है और डी एल भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। और कॉस थीटा के टर्म में आपको, थीटा के टर्म में अगर निकाल लेंगे तो देखो थीटा, अगर हम देखें थीटा के टर्म में क्यों चाहिए हमें, अगर पी से देखें तो ये वाला एंगल देखो, यहाँ से ऐसे देखें, ठीक। ये देखो ये पी है, अब ये एंगल बदलेगा क्या, इसमें चेंज क्या होगा, थीटा बदलेगा। तो अगर हम थीटा के सापेक्ष हम इंटीग्रेट कर दें तो ए से बी तक पूरा निकल आएगा, निकल आएगा नहीं निकल आएगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखें हम, ठीक है, तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम ओ पी डी में, ओ पी डी में, त्रिभुज ओ पी डी में। एक बार सबसे पहले तो हम लेते हैं आर का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है उस पर ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम ओ पी डी में, ठीक है। त्रिभुज ओ पी डी में अगर ओ पी डी लेंगे तो सबसे पहले कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कोण है, तो आधार कौन सा है आपका ए है, ये ए, और बटे कर्ण कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा आर, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, ए बटे कॉस थीटा, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आर की वैल्यू आ गई, ठीक। अब एक चीज़ और लेंगे, उसी में टैन ले लेंगे, इसी त्रिभुज में पुनः क्या लेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो एल बाई ए हो गया, एल बाई ए। यहाँ से एल बराबर आ गया ए टैन थीटा। थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दो इसको, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, मतलब डी एल इज इक्वल टू ए, और टैन थीटा का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा डी एल की वैल्यू। तो अब डी एल और आर की वैल्यू, ये वाली आर और ये वाला डी एल, दोनों का मान इस वाले समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, ठीक है। तो देखो आर व डी एल का मान
आर व डी एल का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख लो भाई। अगर 1 में रख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब देखो आई अपनी जगह पर अलग कर लो, हैं, डी एल का मान कितना है, डी एल का मान ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी एल का आ गया, और कॉस थीटा है, फिर कितना है कॉस थीटा, टोटल अपान में आर का मान कितना है, आर का मान है आपके पास देखो ए सेक थीटा, आर का मान क्या है ए सेक थीटा, है ना, ए सेक थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लो, सारे मान रख लिए हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई है आई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में ए सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, सीधे से बचा क्या, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए, और साथ में क्या बचा आपका सेक कैंसिल हो गया, तो बचा कितना कॉस थीटा, बचा कि नहीं बचा, डी एल, और यहाँ पर हाँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बचेगा ना, डी एल बटे डी थीटा आएगा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा उधर ट्रांसफर हो डी थीटा बचेगा, ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू कितना बच गया डी थीटा, ठीक। तो ये हो गया, इस सूक्ष्म खंड के कारण पी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया, ठीक है। अतः पूरे चालक तार के कारण, अतः पूरे चालक तार के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरे चालक तार के कारण पी पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका पी पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप कितना डी बी, और इंटीग्रेट किससे करेंगे, किसमें, हमने कहा थीटा बदल रहा है, तो हम करेंगे फाइवन से माइनस फाइवन, भाई देखो जो एंटी क्लॉकवाइज फाइवन उधर नापा जा रहा है ना, इस वाली लाइन से फाइवन ऊपर की ओर नापा, जब एंटी क्लॉकवाइज कोण को नापते हैं तो नेगेटिव लिया जाता है, तो माइनस फाइवन से क्लॉकवाइज जब ना एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो पॉजिटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, जब एंगल को देखो ऐसे रखा है ऐसे है, जब एंगल इधर को नापा जाता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इधर को नापा जाता है तो कैसा होता है नेगेटिव, तो ये वाला एंगल उल्टा नापा जा रहा है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 5 से कहाँ तक 5 मान रखो यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू, यहाँ से डी बी का मान रखो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए, आई बाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ -5 से कितना 5 और ये कितना कॉस थीटा इंटू कितना डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की लिमिट रखूँगा, ठीक है, कॉस थीटा के लिए अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। देखते हैं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, वैल्यू रख लेंगे, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई कितना ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस को बाहर करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का बाहर लगाएंगे तो कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा का पॉजिटिव साइन थीटा होता है, पॉजिटिव साइन थीटा माइनस नहीं होता, साइन का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट -5 से 5 लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। अगली लाइन में तो देखो b इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस क्या होती है लोअर लिमिट, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई कितना a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 5 अपर लिमिट माइनस का साइन माइनस का 5 ठीक। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दैट मीन्स ये फार्मूला आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आई ए, और ये हो जाएगा आपका साइन 5 प्लस कितना साइन 5, ठीक। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन का एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे नोट्स में सबके पास प्रोवाइड होंगी, देख लीजिए, ठीक। अब देखते हैं इंटीग्रेट करते हैं, क्या नाम है, आगे देखते हैं इसके कंडीशंस को देख लेते हैं इसी वक्त। चलिए देखिए
अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 अगर कंडीशन पूछी जाएगी तो लिखना है, अदरवाइज नहीं। देखो अगर तार जो है दोनों तरफ अनंत लंबाई का हो, जैसे ये तार था पहले परिमित लंबाई का था, अब किधर हो जाए अनंत लंबाई, तो ज़रा देखो अनंत लंबाई से अगर एंगल देखें तो एंगल कहाँ बने जाएगा, अनंत का मतलब कहीं ऊपर और यहाँ पर कहीं नीचे। ये ए वाली लाइन थी, ए दूरी पर है। अब देखो ये कोण भी 90 मान लेंगे और ये वाला कोण भी जो φ1 φ2 है दोनों कितना हो जाएगा 90। इस केस में φ1 भी आपका 90 डिग्री और φ2 भी कितना 90 डिग्री। तो मतलब अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट भी, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, यदि चालक तार अनंत लंबाई का हो, किसका हो, अनंत लंबाई का हो, ठीक, अनंत लंबाई का हो, अगर मतलब ये चालक तार बहुत लंबा हो, ठीक है, अनंत लंबाई का हो तो ये केस लगेगा। और फिर फार्मूला आ जाएगा B = μ0/4π और I/a होता ही है, और दोनों जगह पर 90 रख लो, sin 90 प्लस कितना sin 90, और sin 90 1 होता है, तो B = μ0/4π I/a, ये 1 + 1, इसका मतलब फार्मूला मिला B = μ0/4π और 2I/ कितना a, ठीक। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर तार एक और केवल अनंत लंबाई तक हो, दूसरा वाला परिमित हो, दूसरा सिरा पता हो, ठीक, हटा देते हैं इसको। देखो यदि तार ऐसे रख लो, यदि तार एक और अनंत लंबाई तक, मतलब यहाँ तक तो है, ये फिक्स है सिरा, लेकिन एक और अनंत लंबाई तक है, दूसरा वाला इस सिरे पर है, यहाँ पर P बिंदु ले लिया जाए, मतलब तार के एक सिरे पर ले लिया जाए, सीधी सी बात ये है, ठीक। तो ये दूरी पर है, तो देखो एक कोण जो ये वाला कोण होगा ये तो 90 डिग्री होगा φ1 वाला, है ना, ये φ1 कितना हो जाएगा, φ1 बराबर 90 डिग्री, लेकिन φ2 तो इसी लाइन पे होगा ना, मतलब φ2 बराबर कितना 0, मतलब φ1 हो जाएगा इस केस में 90 और φ2 कितना हो जाएगा 0। और इस केस में जो फार्मूला आएगा, सूत्र आएगा, वो B = कंडीशन में μ0/4π और I/a, और ये हो जाएगा sin 90 डिग्री और प्लस का साइन कितने डिग्री 0 डिग्री। और इस केस में आपका sin 90 का मान 1 होता है, और ये फार्मूला बनेगा B = μ0/4π I/ कितना a। अगर प्रेक्षण बिंदु जो है तार के किसी सिरे पर है या सिरा एक तरफ अनंत लंबाई तक है तो ये फार्मूला चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ तक के आप डेरिवेशन करिए, ठीक है। अब बाकी जो इस लेसन के डेरिवेशन है, 3-4 डेरिवेशन और हैं, उनको हम इसी मतलब 1-2 दिन के लेक्चर में करवा देंगे, ठीक है। चलिए हल कर लीजिए।